जय हिंद। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक की ओर अग्रसर होने वाले प्रतिभागीगण, आज हम सामान्य अध्ययन के रिले दौड़ में जुड़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से, जिसमें प्रमुख प्रश्नों की कड़ी से हम जुड़ेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने में अग्रसर होंगे। तो आइए अविलंब जुड़ते हैं सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो इस कड़ी में भारत का संवैधानिक विकास, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 ईस्वी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी, वह कहाँ की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? उत्तर है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। प्रश्न है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। प्रश्न है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय, जिसे बाई कैमरल बनाया गया? उत्तर है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही केंद्रीय विधानमंडल ने सर्वप्रथम द्विसदनीय बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम लागू की गई थी। प्रश्न है कि भारत में किस अधिनियम के द्वारा संघीय शासन का प्रावधान किया गया? जो ब्रिटिश भारत था उस समय किस अधिनियम के द्वारा संघीय शासन का प्रावधान पारित किया गया? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही ब्रिटिश भारत में संघीय शासन का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? उत्तर है क्रिप्स मिशन के द्वारा ही संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान का गठन जो किया गया था उसमें कैबिनेट मिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और कैबिनेट मिशन 1946 के तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? उत्तर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर इसका है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? उत्तर होगा कि भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया था। ध्यातव्य है कि जो
9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष चयनित किया गया। अर्थात 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा का निर्माण 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। जहाँ तक संवैधानिक विकास का ताल्लुक है, इस संदर्भ में भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है वह 2 स्तर से हुआ है। पहला स्तर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट पुनः 1893, फिर चार्टर एक्ट 1813 है, फिर 1833 और पुनः चार्टर एक्ट 1853। उसके उपरांत ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो संवैधानिक का विकास हुआ वह भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया। भारत परिषद अधिनियम 1861 है, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद 1892, फिर भारत अधिनियम 1909, फिर 1919 और 1935 और अंतिम जो भारत शासन अधिनियम के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो लागू हुआ वह 1947 ईस्वी में। विशेष ध्यातव्य तथ्य है कि जो अंतरिम सरकार 1946 ईस्वी में बनी उसमें जो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। श्रम विभाजन श्रम संसाधन मंत्री जो थे जगजीवन राम थे। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रभार दिया गया था तथा जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्र मंडल संबंधी एवं विदेश मामले से संबंधित प्रभार दिया गया था। लियाकत अली खां को वित्त मंत्री, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला का विभाग दिया गया था। संविधान सभा में प्रमुख जो समितियां थीं वे संघ शक्ति समिति थी, प्रारूप समिति प्रमुख थी जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति भी थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति बनी हुई थी उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे जो कि एन. गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्रा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह एवं डॉक्टर पी.के. खेतान थे। इस तरह संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन किया वह 29 अगस्त 1947 ईस्वी में किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? उत्तर है बम्बई प्रेसिडेंसी से। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में हुआ और उसके बाद से बम्बई प्रेसिडेंसी से 47 से 50 के लिए हुआ। भारतीय संविधान का मूलतः 2 भाषाओं में
लिखा गया जो हिंदी और अंग्रेजी था, जिस पर सभी सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस संविधान से लिया गया है? उत्तर है रूस के संविधान से। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर होगा रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से भी प्रेरित है? उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उत्तर है कि दक्षिण अफ्रीका से ही संवैधानिक संशोधन का प्रावधान लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध अर्थात इमरजेंसी प्रोविजन की व्यवस्था देश के किस संविधान से प्रेरित है? उत्तर है जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर है कि संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है और इसी से ही लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से ही भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ली गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? जापान के संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस संविधान से ली गई है? उत्तर है ब्रिटेन के संविधान से ही संसदीय विशेषाधिकार की भावना को ली गई है। भारत के संविधान में सम्मिलित मुख्य रूप से मूल अधिकार किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से प्रेरित है? उत्तर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही फंडामेंटल राइट्स प्रेरित है। अब हम सुनते हैं, जुड़ते हैं कि सुनकर याद करें तथ्य से भारतीय संविधान में अनुसूचियों की स्थिति। अनुसूचियां बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान परीक्षा में रखती हैं। तो आइए इनसे जुड़े हुए प्रश्न हम देखते हैं कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? उत्तर है कि वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है? उत्तर है प्रथम अनुसूची में ही नए राज्यों के गठन का प्रावधान सन्निहित है। अर्थात प्रथम अनुसूची अपने अंदर नए राज्यों के संगठन से संबंधित प्रावधान को समेटे हुए है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण भी प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? उत्तर है 5वीं अनुसूची में ही विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? उत्तर है 7वीं अनुसूची में ही संविधान के अंतर्गत सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में ही राज्य भूमि सुधार अधिनियम को
समाहित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। उत्तर है संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था ही भारतीय संविधान में की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, अर्थात जो संसदात्मक प्रणाली होती है उसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। एकल कार्यपालिका। उत्तर है एकल कार्यपालिका ही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह तथ्य केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है। उत्तर है ग्रेनविल ऑस्टिन ने ही संविधान की आत्मा नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों को कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन। प्रश्न है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं। उत्तर है कि मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 ही अनुसूचियां थीं, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। उत्तर है कलकत्ता के अधिवेशन में वर्ष 1911 ईस्वी में। राष्ट्रगान के गायन में मुख्य रूप से कितना समय लगता है। उत्तर है 52 सेकेंड ही। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तथ्य है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे लोग हैं, बुरे व्यक्ति हैं, तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है। उत्तर है कि यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान में बुरा हो जाएगा। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन भीमराव अंबेडकर जी का है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, किसने कहा। महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, अर्थात एक ही व्यक्ति थे जो कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किए थे। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसके अंदर तिलियों की संख्या 24 है। भारतीय संविधान में जो भूमि सुधार संबंधी तथ्य है वह राज्य सूची में सम्मिलित है। रेलवे पुलिस की जो विषय वस्तु है वह राज्य सूची का विषय वस्तु है और सिविल प्रक्रिया संहिता जो विषय है वह समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा भी समवर्ती सूची का ही विषय है। आर्थिक नियोजन जो विषय है यह भी समवर्ती सूची का ही है। कृषि संबंधित जो विचार है, कृषि भारत के संविधान की राज्य सूची में समाहित है और पंचायती राज्य व्यवस्था भी राज्य सूची में ही समाहित है। अगर वर्तमान समय में सूचियों के अंतर्गत विषय वस्तु की बात करें तो इस संदर्भ में प्रमुख तथ्य यह है कि वर्तमान समय में जो संघ सूची है उसमें 98 विषय हैं, राज्य सूची में कुल विषय 59 हैं तथा समवर्ती सूची में कुल विषय 52 हैं।
अगला जो टॉपिक है वह है संघ एवं राज्य क्षेत्र से, जिससे कि महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो आइए जुड़ते हैं, सुनकर याद करें भाग से और इस महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ते हैं जो कि परीक्षा के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में तथ्य हैं कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? मूल रूप से इसे यह संसद को ही प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत जो होगा वह राज्यों का संघ होगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? उत्तर है 20 सीटें। भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश जो हैं वे 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति किसको प्राप्त है? उत्तर है संसद को ही नए राज्यों के गठन की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? उत्तर है 1953 ईस्वी में ही फजल अली आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? उत्तर है आंध्र प्रदेश को ही भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य के पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 ईस्वी को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? उत्तर है 14 राज्य एवं 6 संघ शासित राज्य बनाए गए थे। अगला टॉपिक है सिटीजनशिप से अर्थात नागरिकता से संबंधित है कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? उत्तर है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? उत्तर है कि परित्याग, पर्यावसान और वंचना के आधार पर नागरिकता की त्याग की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? उत्तर है 7 वर्षों तक, अर्थात 7 वर्षों तक कोई भारत से बाहर लगातार रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? उत्तर है प्रति 2 वर्षों पर ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह विशेष दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत वापस आए थे और उसी दिन से 9 जनवरी को उसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उत्तर है ब्रिटेन के द्वारा ही यह एकल नागरिकता का संविधान लिया गया है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? उत्तर है दोहरी नागरिकता से ही संबंधित है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। यह संविधान से परे तथ्य है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? उत्तर है भाग 3 के तहत अनुसूची 12 से 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? उत्तर है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में किया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में किया गया है। उत्तर है 14 अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का विस्तार किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। उत्तर है अनुच्छेद 14 ही राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 और 16 में ही समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। उत्तर है अनुच्छेद 16 का पार्ट 1 और अनुच्छेद 16 का पार्ट 2। अगला प्रश्न है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में ही ओबीसी जातियों का वर्गीकरण हेतु अध्यक्षता कमेटी की गठन की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रस्तुत की गई है। उत्तर है अनुच्छेद 19 में ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भावना व्यक्त की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। अगला अनुच्छेद 19A में। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के द्वारा ही विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। उत्तर है कि अनुच्छेद 24 में ही बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को परिवर्तित अनुच्छेद 32 के तहत किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका को है और भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। उत्तर है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही जो कि अनुच्छेद 32 में समाहित है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार मिलता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अर्थात संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया। उत्तर है 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है। उत्तर है कि वैधानिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार ही ऐसा अधिकार है जो नेशनल इमरजेंसी
जो कि 352 अनुच्छेद में समाहित है, के तहत सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर है वर्ष 1976 ईस्वी में ही बंधुआ मजदूर उन्मूलन पारित किया गया था। तो इस प्रकार आप जुड़ते जा रहे हैं, सुनकर याद करें, तथ्यों के महासागर में आप डुबकी लगाते जा रहे हैं और परीक्षोपयोगी तथ्यों से अवगत होते जा रहे हैं। तो आइए पुनः जुड़ते चले जा रहे हैं और पुनः जुड़ते हैं उस महत्वपूर्ण तथ्य से, क्योंकि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए समानता का अधिकार हम जुड़ते हैं, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला जो प्रश्न है वह राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित मुख्य प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं वे हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? विकल्प है सही विकल्प कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। अगला प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? सही उत्तर है कि भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में ही कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? उत्तर है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत ही पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43। अगला प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? अर्थात भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में ही समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? उत्तर है अनुच्छेद 51 ही अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। केटी शाह का कथन है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के संदर्भ में कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों से संबंधित एक मुख्य तथ्य है कि मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निदेशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता ही प्राप्त है। अगला जो मुख्य टॉपिक होगा वह है फंडामेंटल ड्यूटीज, अर्थात मूल कर्तव्य से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसको हम एक निगाह से अवलोकन करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं मूल कर्तव्यों अर्थात फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित मुख्य प्रश्नों से। प्रश्न है कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है? उत्तर है पूर्व सोवियत संघ के ही संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? उत्तर है भाग 4A में।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। उत्तर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 1976 ईस्वी में गठित की गई थी। अर्थात सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उत्तर है कि 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ही भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चे के किसी भी के लिए अवसर शिक्षा के लिए प्रदान करना। यह कर्तव्य 86 संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अर्थात 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह मुख्य रूप से 11वां कर्तव्य है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मुख्य रूप से 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है। उत्तर है कि मूल कर्तव्यों को 2 भागों में रखा जाता है, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार कर्तव्य माना जाता है। इसे उत्तर है इसका कि नैतिक कर्तव्य के रूप में ही स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान माना जाता है। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। अर्थात महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग किस अनुच्छेद में वर्णित है। उत्तर है अनुच्छेद 51 क में। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। उत्तर है कि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था। उत्तर है कि विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य के 1986 ईस्वी के संदर्भ में यह बात कही गई थी। इस तरह आप जुड़ते चले जा रहे हैं, सुनकर याद करें टॉपिक से। अगला टॉपिक महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति से संबंधित जो मुख्य प्रश्न आते हैं परीक्षा के लिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए जुड़ते हैं उन प्रश्नों से। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं अनुच्छेद 58 में वर्णित है, जो कि प्रमुख अर्हताएं हैं कि उसे उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य, निर्वाचित होने की योग्यता तथा किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है। उत्तर है कि अप्रत्यक्ष मतदान से, अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। उत्तर है कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। सटीक उत्तर है कि भारत के राष्ट्रपति
उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन 50 निर्वाचकों द्वारा अवश्य ही किया जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित रूप से एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, अर्थात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? उत्तर है कि यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, अर्थात यदि मुख्यमंत्री किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में इस स्थिति में वह मतदान करने के पात्र नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? उत्तर है राज्यों की विधान सभाएं। अगला प्रश्न है कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? शर्त यह है कि निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, अर्थात संसद तथा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, शर्त यही है कि निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला प्रश्न है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? उत्तर है महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्ति के पूर्व ही हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति है उसको उसके पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? उत्तर है संसद को ही यह अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि संघ की कार्यपालीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती हैं? उत्तर है कि अनुच्छेद 53 में ही संघ की कार्यपालीय शक्तियां निहित रहती हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा आरंभ किया जा सकता है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है? उत्तर है कि संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? उत्तर है अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार है। यह किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? उत्तर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? उत्तर है अनुच्छेद 111, अर्थात 111 के द्वारा दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को राष्ट्रपति रोक सकता है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? उत्तर है 160 में। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से संबंधित है, संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 से संबंधित है और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
अर्थात राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 से संबंधित है। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 से संबंधित है। राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 से संबंधित है और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करना अनुच्छेद 60 से संबंधित है और राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 59 से संबंधित है तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंतर्गत निहित है। क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 ही प्रदान करता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 के तहत समाहित है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? उत्तर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो होता है वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही होता है। अगला प्रश्न है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर ही यह उक्ति लागू होती है। अगला प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति भी हैं और बिहार का राज्यपाल भी रह चुके हैं? उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किए हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी हैं संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? उत्तर है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। अगला प्रश्न है कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। अर्थात नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध रूप से चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है कि पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक ही राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। आगे मुख्य तथ्य है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है, उनके पास शक्ति है कि विधेयक पर अपनी अनुमति को रोक सकते हैं। और भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं देता है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक अधिकार यदि किसी के पास है तो वह राष्ट्रपति के पास नहीं है। अर्थात धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। द्रौपदी मुर्मू भारतीय गणतंत्र के 15वें राष्ट्रपति हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के संदर्भ में यदि हम तथ्य पर विचार करें कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो कि लंबे अवधि तक पद संभाल रखे हैं और ऐसे कौन राष्ट्रपति हैं जो कि सबसे कम अवधि तक कार्यकाल किए,
तो इस संदर्भ में तथ्य है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति के रूप में भारत को गौरवान्वित किए हैं जिनकी अवधि सबसे लंबी रही है, अर्थात 1950 से लेकर के 1962 तक, तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी सबसे कम अवधि रही है 1 वर्ष 11 दिन। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? उत्तर है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? उत्तर है राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पद है, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसे देंगे? उत्तर है उपराष्ट्रपति को। अगला जो मुख्य टॉपिक है वह है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। आप जुड़ते चले जा रहे हैं, सुनकर याद करें तथ्य से। तो आइए केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित जो मुख्य प्रश्न परीक्षा में आते हैं उससे हम जुड़ते हैं कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 25 वर्ष होती है और संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है वह प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही होती है। और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? उत्तर है 50। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? उत्तर है लोकसभा। अगला प्रश्न है कि संसद का सदस्य नहीं रहने पर भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? उत्तर है 6 माह तक ही वह रह सकता है यदि संसद का कोई सदस्य केंद्रीय मंत्री रहना चाहता है। अर्थात संसद का सदस्य यदि कोई व्यक्ति नहीं है और केंद्रीय मंत्री के रूप में उसका चयन हो जाता है तो वह मात्र 6 माह तक ही रह सकता है, उसके बाद से वह नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर है लोकसभा के प्रति ही मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। अगला मुख्य तथ्य है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन ही कार्य करती है और जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? उत्तर है कैलाश नाथ काटजू। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री का। अगला प्रश्न है कि अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता हुआ जो कि एक बार भी संसद का मुंह नहीं देखा? उत्तर है चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर है 352 अनुच्छेद के 3 भाग में। अगला मुख्य तथ्य है कि मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में शब्द ये जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। यह जो मंत्रिमंडल है व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है
और नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी वह करता है। तो इस प्रकार आप जुड़ते चले जा रहे हैं, सुनकर याद करें तथ्य से। आइए अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, महान्यायवादी एवं नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से संबंधित जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उन तथ्यों को हम देखेंगे, एक एक करके जुड़ेंगे उन महत्वपूर्ण बिंदुओं से जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे संबंधित जो तथ्य हैं कि भारत का भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता, ये 3 विधिक अधिकारी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का जो महान्यायवादी प्रथम कौन था, अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सीतलवाड़ थे। MC सीतलवाड़ ही फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ही देता है। अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है। उत्तर है भारत सरकार का। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के प्रसाद प्रयंत्र, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र ही महान्यायवादी रहते हैं, पद को धारण किए रहते हैं। यह अनुच्छेद 76 में वर्णित है। भारत का जो महान्यायवादी है, यह संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं होता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी का अधीनस्थ ही होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। उत्तर है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। उत्तर है महाधिवक्ता, अर्थात एडवोकेट जनरल ही कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। जो मुख्य तथ्य है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। यह CAG अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG संविधान द्वारा सृजन जो किया जाता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अर्थात 6 वर्ष तक अपने ये पद पर रह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है। उत्तर है महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, अर्थात CAG ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य तथा केंद्र सरकारों के बीच खर्चों की वित्तीय जांच करता है। अगला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पेंशन एवं भत्ते किस पर भारित होते हैं। उत्तर है भारत की संचित निधि पर। अगला जो मुख्य टॉपिक है संसद अर्थात पार्लियामेंट। संसद से संबंधित जो परीक्षा में मुख्य प्रश्न आते हैं, उन बिंदुओं को हम देखेंगे और उनसे जुड़ते चलेंगे एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न से, जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए जुड़ते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, अर्थात धन विधेयक को परिभाषित किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। उत्तर है 110 अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। उत्तर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के किस अनुच्छेद
संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? उत्तर है वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में ही चयनित किया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है? राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत जो अनुच्छेद है वह 249 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर है 30 वर्ष। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? उत्तर है राज्यसभा का सदस्य ही ऐसा अध्यक्ष होता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? उत्तर है 2026 तक, अर्थात 2026 तक ही राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर जो आधारित है वह लागू रहेगी। अगला मुख्य प्रश्न है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले ही किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? उत्तर है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य तथ्य है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है, और राज्यसभा एक अस्थायी सदन होती है क्योंकि इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। अगला जो मुख्य तथ्य है कि लोकसभा के सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत कब प्रयोग करता है? उत्तर है कि किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में जब बराबर मत होता है तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर है 6 वर्ष। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर है 1 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? उत्तर है राज्यों की विधान सभाओं के द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य आते हैं? उत्तर है 25 सदस्य, अर्थात लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 सदस्य विशेषाधिकार समिति में आते हैं। अगला मुख्य प्रश्न है कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष के। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? उत्तर है संविधान। और भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? उत्तर है ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर ही भारतीय संसदीय प्रणाली आधारित है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक संसद के किस सदन में पुरस्थापित किया जा सकता है? अर्थात धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है वह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? केवल विधान सभा में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है, और संचित निधि से ही राष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भुगतान किया जाता है। ऐसे भी व्यय जो संसद के द्वारा निर्मित किए जाते हैं वह सब
संचित निधि के द्वारा ही व्यय किए जाते हैं। इसी के अंतर्गत अर्थात संचित निधि पर ही भारित हैं। मुख्य तथ्य यह है कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। धन विधेयक जो है वह साधारण विधेयक की तुलना में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है। अर्थात अब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है। उत्तर है 14 दिनों तक। अगला प्रश्न है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। अर्थात संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। उत्तर है प्राक्कलन समिति में। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है कि संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर देती है। अगला मुख्य तथ्य है कि संसद द्वारा 1989 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने की आयु कितनी है। उत्तर है 18 वर्ष। संसद में लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। उत्तर है 1 घंटा। अर्थात 1 घंटा तक शून्यकाल की अवधि चलती है। यह शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में भारत की ही देन है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है। उत्तर है प्रश्नकाल। क्वेश्चन आवर ही सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा कहलाता है। इस प्रकार आप परीक्षा के लिए अति महत्व